नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और इसके दौरान इन्होंने कुछ बहुत सारी अच्छी के उपलब्धियां हासिल की हैं, कुछ अच्छे कार्य किए हैं जिनकी वजह से इसका महत्व बना हुआ है। तो आज अपन देखते हैं कौन कौन सी उपलब्धियां हैं इसकी या कौन कौन से इसके प्लस पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणित होने से रोकना। अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका की वजह से ही शीत युद्ध जो था वो युद्ध के रूप में परिणित नहीं हुआ। गुट निरपेक्ष देशों ने दोनों गुटों के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका अदा की और जिसकी वजह से ये शीत युद्ध जो था वो संघर्ष में परिणित नहीं हुआ। एक सेतु के रूप में कार्य किया उन्होंने और ऐसा माहौल था कि कभी भी शीत युद्ध हो सकता है, लेकिन इन देशों ने या इनकी भूमिका की वजह से उनके मनमुटाव दूर करते रहे और उसको युद्ध में परिणित होने से रोकने का कार्य किया। दूसरी जो उपलब्धि थी विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना। अर्थात विश्व शांति और सुरक्षा में इन्होंने अपना योगदान दिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपना योगदान दिया। देखिए, नाम के प्रभाव की वजह से कुछ समस्याओं का समाधान हो गया, कुछ समस्याओं का संघर्ष तीव्रता कम हो गई, कुछ को टाल दिया गया। अर्थात उस समय न्यूक्लियर अस्त्रों के भयानक दशक के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन ने शांति और सुरक्षा की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विश्व को डायरेक्ट युद्ध होने से बचाया है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जैसे बर्लिन एयरलिफ्ट है, कोरियाई युद्ध है, हिंदो चीन संघर्ष है, चीनी तटवर्ती द्वीप समूह विवाद है, स्वेज युद्ध है। जैसे संकट के समय इन्होंने न्यायोचित भूमिका अदा की, आग्रह किया और मध्यस्थता की और कई जगह अपनी सेनाएं भी भेजी है शांति स्थापना के लिए। तो दूसरी जो बड़ी उपलब्धि है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की स्थापना में योगदान देना है। तीसरी जो है कि शीत युद्ध को दोनों ही गुटों द्वारा मान्यता प्रदान की गई, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, जब शीत युद्ध की जब गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी तब दोनों ही गुट इस नाम नीति को संदेह की दृष्टि से देखते थे। दोनों का ये धारणा थी कि कोई गुट निरपेक्षता नहीं होती है, या तो हमारे शत्रु मित्र होंगे, जो हमारे ग्रुप में शामिल नहीं होंगे वो हमारे दुश्मन होंगे, ये मानकर चलते थे और दोनों ही गुट इसे संदेह की दृष्टि से देखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया और गुट निरपेक्ष नीति ने या गुट निरपेक्ष देशों ने अपनी भूमिका अदा की और अपनी भूमिका और प्रभाव की वजह से इन गुटों के मन में जो संशय था उसको दूर किया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि दोनों ही गुटों ने उन्हें मान्यता प्रदान कर दी और दोनों ही उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लग गए। तो दोनों गुटों द्वारा मान्यता प्राप्त करना भी अपने आप में ही एक उपलब्धि है। चौथी इसकी उपलब्धि है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। अर्थात शुरू से ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये भूमिका रही है कि वो निशस्त्रीकरण के पक्ष में रही है, शस्त्रीकरण को रोकने का प्रयास किया है। 1954 से ये मुद्दा नाम ने अपनी एजेंडे में शामिल किया था और उसके पश्चात ये लगातार ये चल रहा है। तो उसके पश्चात इसी के परिणाम स्वरूप 1963 की आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिशत संधि का शुभारंभ हुआ या उस संधि की गई। इसी के परिणाम स्वरूप तो निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला और इस दिशा में प्रयास भी शुरू हुए। न केवल निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला बल्कि शस्त्रीकरण या जो परमाणु के क्षेत्र में जो विकास किए जा रहे हैं उनके शांतिमय कार्यों में उपयोग को भी बढ़ावा दिया गया। पांचवी उपलब्धि है विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण। अर्थात जो नवोदित कमजोर राष्ट्र थे, जो महाशक्तियों के चुंगल से निकलकर उन्हें स्वतंत्रता के वातावरण में अपने अस्तित्व को बनाए रखने का एक अवसर प्रदान किया। अर्थात जो नवोदित राष्ट्र थे उन्हें दोनों ही गुटों में शामिल होने से रोकने का कार्य नाम ने किया और इसके लिए उन्हें उन्मुक्त वातावरण मिला। अपनी स्वतंत्रता पूर्वक जीने का उन्हें एक अवसर अच्छी प्रदान किया नाम के माध्यम से। छठवीं उपलब्धि है कि अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान अपनाने की प्रवृत्ति को बल मिला। ये जो राष्ट्र थे, जो नवोदित राष्ट्र थे, इनके ऊपर यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था या यूएसएसआर विकास का प्रतिमान थोपने से रोका गया। इसी तरह उन्हें पूंजीवादी प्रतिमान को थोपने से रोका गया। अर्थात इन राष्ट्रों
को अपनी सांस्कृतिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वयं के विकास का एक प्रतिमान अपनाने की प्रवृत्ति को बल मिला और इन्होंने अपनी अपनी हितों के अनुसार अपने अपना प्रतिमान अपनाया। जैसे बात करते हैं, भारत ने अपना लोकतांत्रिक समाजवाद की नीति अपनाई या विकास का प्रतिमान अपनाया, तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार विकास का प्रतिमान अपनाने की इन राष्ट्रों की भावना को बल मिला। दूसरी नेक्स्ट जो इसकी प्रकृति है, उपलब्धि है, जो सातवीं उपलब्धि है कि यूएनओ को प्रभावशाली या क्रियाशील बनाया। देखिए, नाम नीति की वजह से ही जो अपना संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें इनकी संख्या बल बहुत ज्यादा थी। 2/3 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये देश, तो अपनी संख्या बल के आधार पर इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी समस्याओं को उठाना शुरू किया या उसको क्रियाशील बनाया। साथ ही इन्होंने जब सुरक्षा परिषद जो है महाशक्तियों की मतभेद की वजह से जब कार्य नहीं कर रही, तो उस महासभा के द्वारा कार्य करवाने की बात को जोड़ दिया और शांति के लिए एकता प्रस्ताव भी पारित किया गया। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से इन्होंने अपना कार्य करवाना शुरू किया और यूएनओ को प्रभावशाली बनाया। और जब शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के मतभेद की वजह से यूएनओ पंगु होता जा रहा था, तो नाम ने उसको क्रियाशील एक्टिव बनाने का कार्य किया। 8वीं इसकी जो मेन उपलब्धि है कि विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद रखी। जब विकसित देश विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने में थोड़ा दिक्कत करने लग गए या कुछ शर्तें लादने लग गए, तो विकासशील देशों के द्वारा ही आपस में सहयोग करके विकास करने की भावना को बल दिया गया। अर्थात जिसे अपन कहते हैं दक्षिण दक्षिण संवाद की शुरुआत नाम देशों के द्वारा या इस आंदोलन के माध्यम से ही शुरू की गई। इन देशों ने ये मान्यता की, इस आंदोलन के माध्यम से ये मान्यता की गई कि ये देश आपस में मिलकर अपना विकास करें। इसलिए दक्षिण दक्षिणी संवाद की प्रवृत्ति या उसकी बुनियाद रखी गई और आज भी ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि ये राष्ट्र आपस में सहयोग करे, विकसित देशों की सहयोग की बजाय स्वयं आपसी सहयोग करके अपना विकास अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो दक्षिण दक्षिण संवाद या सहयोग को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट इसकी जो उपलब्धि है वो है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। अर्थात जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित देशों के द्वारा बनाई जाती है और विकसित देशों के मानकों के आधार पर बनाकर विकासशील देशों पर थोपी जाती है। उसमें विकासशील देशों की जो लाभ हैं उन्हें कम मिलते हैं और उनके प्रतिकूल शर्तें होती हैं। तो नाम के द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की गई, जिसमें विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की समस्याओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जाए। इनके ऊपर प्रतिकूल शर्तें नहीं हो, ब्याज की दरें लागू नहीं हो और विदेशी निवेश या जो आयात निर्यात है उसके ऊपर सीमा शुल्क ज्यादा नहीं हो। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की इन्होंने मांग रखी और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि महासभा का अधिवेशन बुलाया गया और नियमों का प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये भी एक उपलब्धि इसकी रही है। 10वीं इसकी उपलब्धि है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों को स्वतंत्रता मिली। अर्थात जितने भी ये राष्ट्र थे जिनमें स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था, नाम ने सभी देशों के इस मुक्ति संग्रामों को समर्थन दिया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ये राष्ट्र स्वतंत्र हुए और अपनी राष्ट्रवाद की स्थापना करके संप्रभु राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए और नाम से जुड़े। 11वीं इसकी उपलब्धि है कि राष्ट्रवाद की रक्षा एवं स्वतंत्र विदेश नीति निर्माण को प्रोत्साहन मिला। अर्थात यहाँ नाम आंदोलन के माध्यम से ये हुआ कि ये जो राष्ट्र है विकसित देशों से कोई मदद तभी लेंगे जब वो कोई शर्त नहीं लगी हुई होगी, किन्हीं शर्तों के साथ वो स्वीकार नहीं करेंगे कोई सहायता। तो परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। इन राष्ट्रों की स्वतंत्रता संप्रभुता की रक्षा हुई और इन राष्ट्रों ने ये निर्णय लिया कि हम हमारी विदेश नीति को स्वयं निर्मित करेंगे, बिना किसी दबाव के स्वतंत्र निर्णय लेंगे। तो राष्ट्रवाद की रक्षा हुई। इन स्वतंत्र राष्ट्रों की स्वतंत्र रूप से विदेश नीति निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया। नेक्स्ट इसकी उपलब्धि है 12वीं साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद और रंग भेद की समाप्ति। अर्थात साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का तो शुरू से ही विरोध करता था नाम आंदोलन, और बाद में जो नव उपनिवेशवाद हुआ जिसे हम आर्थिक उपनिवेशवाद भी कहते हैं, जहाँ रंग भेद की भी नीति अपनाई जाती थी कुछ देशों में, साथ ही विकसित और विकासशील देशों के बीच में भी काफी पक्षपात किया जाता था। तो नाम ने इस मुद्दे को उठाया और इसका विरोध किया। परिणाम स्वरूप इसकी भी समाप्ति हुई या इसको समाप्त किए जाने के लिए दबाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ा।
और लास्ट और 13वीं इसकी उपलब्धि है कि अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नाम ने एकजुट होकर आवाज उठाई, चाहे वो यूएनओ का मंच हो, चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो या वो डब्ल्यूटीओ की कोई बैठक हो, तो नाम देशों ने एकजुट होकर अपने पक्ष में आवाज रखी और विश्व जनमत को प्रभावित किया और अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। तो नाम की ये उपलब्धियां हैं, या हम यूं कहें कि नाम का यह महत्व है इन बिंदुओं की वजह से, और नाम ने इन दिशाओं में बहुत अच्छा कार्य किया है। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ है, क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता है। देखिए, ये जो मुद्दा है 1992 के पश्चात उठाया जाने लग गया, जब शीत युद्ध समाप्त हो गया था, महाशक्तियों के बीच में जो चल रहा था। 92 के बाद में ये समाप्त हो गया शीत युद्ध, साम्यवाद का अवसान हो गया है। पूर्वी यूरोप के जो देश थे जिनमें साम्यवादी व्यवस्थाएं थी वो ध्वस्त हो चुकी है और सैनिक संधियां टूट चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, नाटो के स्वरूप में परिवर्तन आ चुका है, जर्मनी का एकीकरण हो चुका है। तो ऐसे समय में ना इसकी प्रासंगिकता का मुद्दा उठाया गया था कि नाम का जो जन्म है शीत युद्ध की वजह से हुआ है और अब शीत युद्ध खत्म हो गया तो इसको भी खत्म कर दिया जाना चाहिए, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, नाम के वर्तमान में भी प्रासंगिकता बनी हुई है। शीत युद्ध खत्म हुआ है, एक बिंदु खत्म हुआ है नाम के उद्देश्य में, बाकी सारी व्यवस्थाएं तो वैसी की वैसी ही है, इसलिए नाम की प्रासंगिकता बनी हुई है। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें नाम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला मुद्दा अपन ले रहे हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, अर्थात ये नव स्वतंत्र राष्ट्र कमजोर है, समृद्ध देशों पे निर्भर करते हैं, समृद्ध देश इन पे नव अपनी मनमानी शर्तें थोपते हैं, नव उपनिवेशवाद लागू, अर्थात आर्थिक उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति घर कर गई है। तो इनसे बचने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की जा रही है और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के लिए नाम एक उपयुक्त मंच साबित हो सकता है। इसके माध्यम से हम इसको स्थापित कर सकते हैं, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कर सकते हैं और इसके लिए नाम जो है एक अच्छा मंच साबित हो सकता है। तो इसकी भूमिका बनी हुई है, इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है और ये कार्य इसके द्वारा करवाया जा सकता है। दूसरी जो मेन भूमिका इसकी हो सकती है वो है आणविक निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में भी नाम विश्व की पुकार बन सकता है। इसे सुनिश्चित करना होगा कि महाशक्तियां नए नए जो अस्त्र शस्त्र निर्मित करती है और तीसरी दुनिया के देशों में जमाती है, जमावड़ा करती है, इसका विरोध कर सकता है और निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास इसके द्वारा किया जा सकता है। तीसरी जो भूमिका है वो है दक्षिण दक्षिणी सहयोग या आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, अर्थात अभी जो विकासशील देश है उनमें आज भी इतने प्रयासों के बावजूद भी सहयोग विकसित नहीं है। इनके आपसी मतभेद है, मनमुटाव है, सीमा विवाद है, इस तरह की जो बातें हैं वो इनकी वजह से ये पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर पाए और इस सहयोग की बहुत ही सख्त जरूरत है वर्तमान समय में कि ये देश आपस में सहयोग कर आर्थिक तकनीकी सहयोग ले सकते हैं और समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अदा कर सकते हैं। तो दक्षिणी दक्षिणी सहयोग के लिए भी नाम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और एक अच्छा मंच साबित हो सकता है। चौथी जो भूमिका इसकी हो सकती है उत्तर दक्षिणी संवाद हेतु दबाव डालना। उत्तर से मतलब विकसित देश है, दक्षिण से मतलब विकासशील देश है। तो विकसित और विकासशील देशों के बीच में भी निरंतर संवाद बना रहे ताकि वो एक दूसरे की बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और अपनी समस्याओं का समाधान मिलजुल कर सके। तो ये संवाद होना निरंतर जरूरी है और ये तभी संभव है जब नाम के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से इसकी भूमिका अदा की जा सकती है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक भूमिका नाम के द्वारा की जा सकती है। फिर है पांचवा जो मुद्दा है नव उपनिवेशवाद का विरोध, जिसे हम आर्थिक उपनिवेशवाद कहते हैं और वर्तमान युग टोटल आर्थिक युग है और इसमें आर्थिक उपनिवेशवाद एक नए उपनिवेशवाद के रूप में जाना जाता है। तो इसका भी विरोध किया जा सकता है, इसके समाधान भी नाम के माध्यम से किया जा सकता है। छठी जो इसकी भूमिका हो सकती है, प्रासंगिकता हो सकती है, यूएनओ का पुनर्गठन और महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए, यूएनओ के पुनर्गठन के लिए बहुत समय से आवाज उठाई जा रही है। यूएनओ का लोकतंत्रीकरण की मांग उठाई जा रही है क्योंकि जब यूएनओ बना था तब भी सुरक्षा परिषद में 5 ही सदस्य थे स्थायी और आज भी 5 ही है।
तो ये मांग काफी समय से उठाई जा रही है और यूएनओ का पुनर्गठन और लोकतंत्रीकरण की दिशा में नाम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। नाम में सदस्य संख्या बहुत ज्यादा है और ये यूएनओ के 2/3 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये मुद्दा उठाया जा सकता है और इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा सकती है। और ये प्रावधान किया जा सकता है कि यूएनओ में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व भी स्थायी सदस्य के रूप में होना चाहिए। तो यूएनओ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा सकती है। यूएनओ के लोकतंत्रीकरण या पुनर्गठन में नाम के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा सकती है। 7वां अपना बिंदु है, सदस्य संख्या में वृद्धि होना प्रासंगिकता का प्रतीक है। अर्थात अगर नाम के जो शुरू में देखते हैं तो 25 सदस्य हुआ करते थे और आज इसके सदस्य 120 हो गए हैं। तो ये भी नाम की प्रासंगिकता का ही प्रतीक है कि सदस्य इससे जुड़ना सम्मान का प्रतीक मानते हैं और सदस्य संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तो ये भी अपने आप में एक भूमिका है, एक प्रासंगिकता है। 8वां हमारा बिंदु है कि शीत युद्ध खत्म होना युद्ध नहीं होने की गारंटी नहीं है। अर्थात शीत युद्ध खत्म हुआ है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वर्ल्ड में अब कोई युद्ध नहीं होंगे या कोई हिंसा नहीं होगी। तो वर्ल्ड में आज भी छोटी मोटी कोई ना कोई हिंसा, कोई ना कोई युद्ध होते रहते हैं। तो शांति और सहयोग की स्थापना में भी नाम की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और इस दिशा में नाम के द्वारा सराहनीय प्रयास किए जाते हैं। जहां भी शांति सेनाएं भेजी जाती है यूएनओ के माध्यम से, तो नाम के देशों की सेनाएं भी वहां पर जाती है। विश्व जनमत में सहायक, अर्थात नाम के माध्यम से विश्व जनमत को जागृत किया जा सकता है। इसके द्वारा जो मुद्दे उठाए जाते हैं पूरे विश्व में उनका प्रचार प्रसार होता है, पूरे विश्व तक वो फैलते हैं और विश्व में जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है, कर सकता है नाम। नेक्स्ट है एक ध्रुवीय शक्ति का संगठित प्रतिविरोध, अर्थात जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो अमेरिका सुपर पावर के रूप में आ गया, तो अमेरिका भी अपनी मनमानी कर सकता है। तो ऐसे समय में उसके प्रतिरोध, संगठित होकर प्रतिरोध करने का कार्य भी नाम के माध्यम से किया जा सकता है। अमेरिका की गलत नीतियों का विरोध करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इसी तरह विश्व समस्याओं का समाधान, आज भी विश्व में अनेक समस्याएं विद्यमान हैं, जैसे मानवाधिकार की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, महिला स्वास्थ्य की समस्या है, महिला अधिकारों की समस्या है। इन समस्याओं का समाधान भी नाम के माध्यम से किया जा सकता है, इनके लिए भी आवाज उठाई जा सकती है। और अपना आखिरी बिंदु है कि महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति शेष है, अर्थात नाम जब बनाया गया था तो इसके जो उद्देश्य थे उनमें से एक उद्देश्य पूरा हुआ है, शीत युद्ध की समाप्ति, लेकिन बाकी उद्देश्यों की प्राप्ति तो अभी शेष है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रत्येक देश की स्वतंत्रता और सीमाओं की रक्षा का मुद्दा आज भी बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र परिशमन का मुद्दा आज भी बना हुआ है, विदेशी आधिपत्य उपनिवेशवाद से मुक्ति की भावना या ये कार्य आज भी बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति आदर की स्थापना ये भी चल रहा है। इसी तरह लोकतांत्रिक विचारधारा, लोकतांत्रिक शासन पद्धति को बढ़ावा देना, ये मुद्दा भी बना हुआ है। आतंकवाद की समस्या आज भी बनी हुई है, आर्थिक, सामाजिक और मानव संसाधनों का विकास की समस्या आज भी बनी हुई है, विकास का सबको समान अधिकार मिले, ये मुद्दा, यह उद्देश्य भी बना हुआ है, सभी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा का मुद्दा बना हुआ है, यूएनओ के लोकतंत्रीकरण का मुद्दा बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था की समस्या आज भी बनी हुई है। तो नाम के ये उद्देश्य बने हुए हैं अभी भी, और ये उद्देश्य जब तक रहेंगे जब तक नाम की उपयोगिता बनी रहेगी। अतः हम कह सकते हैं कि नाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्थायी तत्व है। राष्ट्रों के अस्तित्व की भांति इसका भी अस्तित्व और प्रासंगिकता बनी रहेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि नाम का संबंध विकासशील देशों से है और विकासशील देशों की स्वतंत्रता, उनको अक्षुण्ण बनाए रखना, उनके विकास की बात करना, ये ऐसे मुद्दे हैं, ये जब तक रहेंगे जब तक नाम की प्रासंगिकता बनी रहेगी। धन्यवाद।